तो हमने वाटर वाला कर लिया था। अब हमारा आता है सॉलिड वेस्ट। वाटर हमने कर लिया था ना। तो सॉलिड वेस्ट क्या होता है? जो भी कचरा कूड़ेदान में जाए, दैट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट सॉलिड वेस्ट। ठीक है। एवरीथिंग विच गोज इनटू ट्रैश इज रिफर्ड एज सॉलिड वेस्ट। ठीक है ना। तो जो कचरा कूड़ेदान में जा रहा है, जो सॉलिड वेस्ट जा रहा है, उसको मैनेज करने का तरीका क्या है? व्हाट आर द मेथड टू मैनेज दैट सॉलिड वेस्ट? एक तरीका तो ये है कि आप इसको ओपन बर्निंग कर दिए, जला दीजिए, बट दैट लीड्स टू environmental pollution. Okay. देन दूसरा तरीका क्या है कि सैनिटरी लैंडफिल्स में उसको भरना, जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं उसमें भरना। लेकिन इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया है कि अगर आप उन गड्ढों में भरेंगे तो गड्ढे भी अब पहाड़ बन गए। आप देखिए दिल्ली के आसपास ही गाजीपुर का पहाड़ है, इधर करनाल बाईपास पे पहाड़ है। दैट इज नथिंग बट दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। और उसके साथ एक प्रॉब्लम क्या है? इट क्रिएट्स ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रोडेंट। वहां पे जो रोडेंट्स हैं वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा और वहां पे क्या होगा? डिजीज स्प्रेड हो सकता है। प्लस ओपन डंपिंग में क्या है कि अगर आप लैंडफिल्स में आप उसको डंप कर रहे हैं तो रिजल्टेंट एक और क्या हो सकता है कि वहां पे ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेट हो जाएगा, सीपेज होगा, और सीपेज होके ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेट हो जाएगा। और जब ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेट होगा तो वहां पे आसपास पे जो पॉपुलेशन रह रहे हैं उनके हेल्थ पे उनका असर पड़ेगा। सॉलिड वेस्ट को हम लोग ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है। कौन कौन सा? एक है बायोडिग्रेडेबल, एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड कर सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड नहीं कर सकते, जैसे कि प्लास्टिक। ठीक है। तो फिर मेथड क्या है इसको कम करने का? तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंट्रोल करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, जो तरीका है, वो है 3 Rs: रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। आप इसके यूज को रिड्यूस कीजिए, आप उसको रीयूज कीजिए, और उसको आप रिसाइकल कीजिए। ठीक है। तो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ये 3 चीज है किसका? मैनेज करने का नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसी में एक और आता है हमारा ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या है? जो आपके घर में कंप्यूटर है, टीवी है, रेडियो है, या और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, वो अगर खराब हो गया, दैट इज ई वेस्ट। तो इरिपेरेबल इलेक्ट्रॉनिक गुड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट ई वेस्ट। ई वेस्ट होता क्या? मोस्ट ऑफ द ई वेस्ट इज जनरेटेड बाय डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए, यूके, यूरोपियन कंट्रीज। और वो होता क्या है कि वो एक्सपोर्ट हो जाता है डेवलप्ड कंट्री में, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। वहां पे उसको मैनुअली, ठीक है, ब्रेक किया जाता है और उससे प्रीसियस एलिमेंट को निकाला जाता है, लाइक सिलिकॉन, ठीक है, देन गोल्ड, आयरन, जो भी उसमें प्रीसियस एलिमेंट है उसको उससे रिमूव किया जाता है। ठीक है। सॉल्व जो ई वेस्ट है उसको मैनेज करने का जो तरीका है वो यही है कि आप उसको रिसाइकल करें, बट दैट मस्ट बी डन मैकेनिकली, नॉट मैनुअली। इंडिया में क्या होता है? इट इज डन मैनुअली। तो मैनुअली करने से दिक्कत क्या है कि जो भी इंडिविजुअल इस काम को करता है, दे आर एक्सपोज टू हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो ये एक है। उसके बाद एक केस स्टडी है प्लास्टिक वेस्ट का। तो प्लास्टिक वेस्ट जो है, ठीक है, एक अहमद खान करके कबाड़ी वाला था, है कि ये नहीं पता नहीं, लेकिन जो है बैंगलोर में, उसने क्या किया कि प्लास्टिक से एक फाइन पाउडर बनाया, पॉली ब्लेंड। ठीक है। उस पॉली ब्लेंड को, ठीक है, उस फाइन पाउडर को बिटुमेन, जो रोड बनाने के लिए ब्लैक ब्लैक यूज करते हैं ना, हिंदी में अलकतरा कहते हैं, बिटुमेन, उससे मिक्स करके रोड को ले किया गया। रिजल्टेंट क्या हुआ कि लाइफ ऑफ रोड इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 3। वहां पे एक आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो भी इसमें इन्वॉल्व था। तो उससे रिजल्टेंट क्या हुआ कि लाइफ ऑफ रोड, जो 10 साल रोड चलने वाला था, वो 30 साल चलने लगा। कारण क्या है इसका? इसका रीजन ये है कि जो पॉली ब्लेंड है, फाइन पाउडर प्लास्टिक है, इट हैज वाटर रिपेलिंग कैपेसिटी। तो वाटर रिपेलिंग कैपेसिटी के कारण क्या हुआ कि वहां पे पानी इकट्ठा नहीं हुआ और रोड का लाइफ इंक्रीज कर गया। एक बार इसको पढ़ लीजिए आप, सॉलिड वेस्ट वाले पार्ट को। जब मान लीजिए कि किसी भी सब्सटेंस को वर्कर्स ब्रेक करेंगे मैनुअली, तो उसमें जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होगा तो वर्कर उसको इनहेल करेगा, है ना, उसके अंदर जाएगा। पॉली ब्लेंड क्या है?
एक कबाड़ी वाला है बैंगलोर में, अहमद खान, उसने क्या किया, प्लास्टिक जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, उसका फाइन पाउडर बना दिया, पॉली ब्लेंड, और उसको बना के उसने क्या किया, उसको मिक्स कर दिया बिटुमेन के साथ, जिससे रोड बनाते हैं, और उससे फिर रोड ले किया। ठीक है, तो देखा कि जो लाइफ ऑफ रोड है, इट इंक्रीज़ बाय फैक्टर ऑफ 3। तो प्लास्टिक वेस्ट भी मैनेज हो गया, प्लस रोड का लाइफ भी इम्प्रूव हो गया। ठीक है? अच्छा, ये पॉइंट मिस हो गया है, विटुल ने एक चीज़ पूछा है, ये बता देता हूँ। जो हॉस्पिटल से सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है? हॉस्पिटल से जो सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उसमें बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल केमिकल होते हैं, तो आप उनको ऐसे डंप नहीं कर सकते। उनको इंसिनरेट किया जाता है। एक चैम्बर होता है, कमरे टाइप का मान लो, उसमें हाई टेम्परेचर रहता है, उसमें उसको डाल के जला दिया जाता है, दैट इज़ इंसिनरेशन। दे आर इंसिनरेटेड। ठीक है, ये पॉइंट मिस हो गया था, नोट्स में होगा लेकिन। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट। नाउ जो एग्रोकेमिकल्स हैं, ठीक है? जैसे कि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, ठीक है? ये सब हम लोग फार्मिंग में यूज़ करते हैं। अब ये जो केमिकल्स है, हमारा पर्पस क्या होता है? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब इसके यूज़ के कारण क्या हो रहा है? देयर इज़ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और साथ के साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है? साथ के साथ ये हो रहा है कि जो ह्यूमन है, उसके हेल्थ को भी अफ़ेक्ट कर रहा है। तो इसको ओवरकम करने के लिए नाउ वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग। हम उसको कहते हैं जीरो वेस्ट साइक्लिकल प्रोसेस। ठीक है? इसमें वेस्ट फ्रॉम द वन स्टेज सर्व्स एज़ इनपुट फॉर द नेक्स्ट स्टेज। जैसे मान लीजिए आपने गाय-भैंस पाला, ठीक है? अब गाय-भैंस ने क्या किया, चारा खाया और गोबर दिया, ठीक है? अब उस गोबर को आपने गोबर गैस प्लांट में डाला, उससे आपको गैस मिला, फ्यूल मिला, प्लस उससे जो स्लरी निकला, उसको एज़ अ फर्टिलाइज़र आपने खेत में डाल दिया। अब खेत में वेस्ट क्या था? स्लरी था, तो खेत में चला गया। अब उस स्लरी से फिर आपका फसल हुआ, उस फसल से आपने मान लें धान गेहूँ है, तो आपने उससे ग्रेन्स को निकाला, जो बच गया दैट विल सर्व एज़ अ फूड फॉर दोज़ कैटल्स। तो एक साइक्लिकल प्रोसेस चल रहा है, कोई भी वेस्ट नहीं है। वेस्ट फ्रॉम द वन स्टेज विल सर्व एज़ अ इनपुट फॉर द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है? तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है रमेश चंद्र डागर का। हरियाणा में इन्होंने किसान वेलफेयर क्लब बनाया है इन ऑर्डर टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है? जिसके 5,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। इसको पढ़ लीजिए, जो छोटा-सा है। ठीक है? पढ़ लिया? डन। नेक्स्ट हमारा आता है न्यूक्लियर वेस्ट एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो एक समय न्यूक्लियर एनर्जी को क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी माना जाता है कि इससे क्लीन कोई एनर्जी नहीं है। इट इज क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो फ्रांस एक जो कंट्री है, वहां पे आई थिंक अराउंड 70+% 74% जो है, जो एनर्जी जनरेट होता है लाइट वगैरह के लिए, वो न्यूक्लियर पावर से ही होता है। तो न्यूक्लियर वेस्ट को एक समय माना जाता है कि इससे क्लीन कोई एनर्जी है ही नहीं। बाद में पता चला कि इसके साथ दो इनहेरेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम है? पहला प्रॉब्लम ये है कि इफ देयर इज एक्सीडेंटल लीकेज, जैसा कि चेर्नोबिल यूएसएसआर में हुआ, थ्री माइल्स आइसलैंड यूएसए में हुआ, वहां एक्सीडेंटल लीकेज हुआ और दैट रिजल्ट इन लॉस ऑफ लाइफ। ठीक है। दूसरा, वेस्ट डिस्पोजल, कि भाई जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको कैसे डिस्पोज करें। तो ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं, अगर आप किसी कोई आदमी स्मॉल डोज में भी बहुत समय के लिए एक्सपोज हो जाए रेडियो एक्टिव वेस्ट से, तो इट लीड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूटेशन एंड कैंसर्स। प्लस अगर हाई डोज रहेगा तो इट इज लिथल, मतलब डेथ हो जाएगा। तो न्यूक्लियर वेस्ट को मैनेज कैसे किया जाता है कि उसको पहले ट्रीट, जैसे कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहां पे आपने यूज किया, जो वेस्ट निकला उसको पहले प्री ट्रीट किया जाता है, उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर उसको ग्लास कंटेनर में सील करके पैक कर दिया जाता है। ठीक है? उसको पैक करने के बाद देन दैट कंटेनर इज बरीड 500 मीटर बिलो द अर्थ सरफेस बिटवीन द रॉक्स। मैंने धरती के नीचे 500 मीटर अंदर उसको बरी किया जाता है। ठीक है? और इसको भी लोग अपोज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप ऐसे करेंगे तो ग्राउंड वाटर आपका कंटेमिनेट होगा। पहले क्या होता था, न्यूक्लियर वेस्ट कैसे मैनेज करते थे? पहले जैसे ओशन में ओपन डंपिंग करते थे। जैसे क्या होता है ना, कुछ पानी जो होता है इस, जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में समुद्र है, ठीक है?
तो 200 नॉटिकल माइल्स जो है वो इंडिया का टेरिटरी होता है, उधर का 200 नॉटिकल माइल्स पाकिस्तान का, और जो बीच में एरिया मान लो 500 नॉटिकल माइल्स है समुद्र इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो जो 100 नॉटिकल माइल्स है वो इंटरनेशनल वाटर है, ठीक है? तो लोग क्या करते थे पहले कि इंटरनेशनल वाटर में जाके डंप कर देते थे समुद्र में। अब होता क्या था कि थ्रू फूड चेन वो फिर से वापस ह्यूमन में आता था। तो अब ये ओपन डंपिंग बंद हो गया है। अब इसको बिलो द अर्थ सरफेस 500 मीटर बिलो द अर्थ सरफेस बिटवीन द रॉक्स इसको बरी किया जाता है। ठीक है? चलिए, तो इसके बाद पढ़िए उसके बाद फिर मेरे को बताइए। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? तो ये जो कंसेप्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, ग्रीन हाउस जो है कोल्डर एरिया में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये क्या करता है लाइट को अंदर आने देता है और हीट को स्केप नहीं करने देता है। ठीक है? तो रिजल्टेंट क्या होगा अंदर का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो वहां से ये कंसेप्ट आया ग्रीन हाउस इफेक्ट का। अब नेचर में क्या है कि नेचर में इंसिडेंट सोलर रेडिएशन आया, अप्रोक्सीमेटली 1/4 इज रिफ्लेक्टेड बैक, जितना सन से लाइट आता है उसका अप्रोक्सीमेटली 1/4 इज रिफ्लेक्टेड बैक, some amount fall on the surface of earth, sorry, some amount is absorbed by cloud cover gases, water vapor present in cloud, and approximately half falls on the earth surface. अर्थ उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और फिर उसको रीरेडिएट करता है इन लॉन्गर रीजन, दैट इज फार रेड। ठीक है? फिर जो क्लाउड कवर है वो फिर वापस उसको रिडायरेक्ट करता है, एंड दैट रिजल्ट्स इन हीटिंग एंड रीहीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है? ये प्रोसेस जरूरी है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर -18 डिग्री होता इन प्लेस ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो भी है। ठीक है? और -18 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर पे लाइफ फॉर्म हम ही लोग सस्टेन नहीं कर पाते कॉन्टिन्यूस बेसिस पे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एसेंशियल for survival of human being because it helps in maintaining atmospheric temperature, average temperature of Earth's surface at 15 degree centigrade. Otherwise, it would have been -18 degree centigrade. Now, recent टाइम में क्या हुआ है कि लास्ट 30 ईयर में, ठीक है, लास्ट 30 ईयर में जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया है 3 डिकेड्स में। अब बोलोगे यार इतना कम टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है? जो एवरेज टेम्परेचर बढ़ा इसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इससे क्या होगा? पोलर आइस कैप मेल्ट करेंगे। जब पोलर आइस कैप मेल्ट करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा कि सी लेवल रेज करेगा। जब सी लेवल रेज करेगा तो लो लाइंग एरिया सबमर्ज होंगे। लो लाइंग एरिया जब सबमर्ज होंगे तो वहां पे जो पॉपुलेशन है वहां से माइग्रेट करेगा। जैसे आप एग्जांपल से समझो इसको, बहुत अच्छा एग्जांपल है इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है? सॉरी, बांग्लादेश, पड़ोसी देश है इंडिया बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है लो लाइंग एरिया है और बांग्लादेश में फ्लड जो है वेरी कॉमन है। ठीक है? बहुत ही कॉमन है और वहां पे लो लाइंग एरिया होने के कारण के जैसे सी का लेवल रेज होना शुरू हुआ, लोग वहां से डिस्प्लेस होने लगे। अब डिस्प्लेस होके पहुंच गए इंडिया। अब इंडिया वो आए तो यहाँ पे काम करेंगे। जब यहाँ पे कोई काम वो करेंगे तो कोई लोकल पॉपुलेशन जो वो काम कर रहा था उससे वो काम लेंगे। तो लोकल पॉपुलेशन क्या होगा कि अनरेस्ट आएगा, मतलब सोशल अनरेस्ट आया। प्लस जैसे हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट वगैरह है, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं वहां पे जो लोकल पॉपुलेशन से ज्यादा बांग्लादेशी का पॉपुलेशन है, असम वगैरह में। तो रिजल्टेंट क्या होगा? पॉलिटिकल अनरेस्ट आएगा, क्योंकि लोकल पॉपुलेशन ये डिसाइड नहीं कर पाएगा उनका नेता कौन होगा। जो वहां पे आए वो डिसाइड कर रहे हैं कि कौन वहां पे नेता होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग एज सच जो इन्वायरमेंटल फिनोमिनन है तो है, बट इट विल आल्सो लीड टू सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड इट इज लीडिंग टू दैट। ठीक है? अब इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल गैसेस है दैट इंक्लूड्स CO2 जो मेजर है। ठीक है? देन मीथेन गैस, मार्स गैस जो कहते हैं, जो कि क्रॉप फील्ड से खास करके पैडी फील्ड राइस के फील्ड से काफी अमाउंट में रिलीज होता है। देन N2O, देन CFC, और सबका परसेंटेज आपको पाई चार्ट में दिया होगा 60 20 14 6। ठीक है?
तो ये जो गैसेस है इनका कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ा है एंड एज अ रिजल्ट दिस फिनोमिनन हैव बिकम मोर प्रोमिनेंट और ग्लोबल वार्मिंग जो है इसके साथ साथ ये जो ग्लोबल वार्मिंग है सर्टेन वेदर फिनोमिनन को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, लाइक अल नीनो। अल नीनो क्या है, एक वेदर जो कि कॉमन फिनोमिनन पहले भी होता था। पहले 5-6 साल में एक बार होता था, अब 2-3 साल में एक बार होता है। ये क्या करता है कि जहां पे बारिश नहीं होना वहां पे बारिश करवा देता है, जहां पे बारिश होना है वहां बारिश रोक देता है। और एक दूसरा है लानीना, उसमें क्या है उल्टा है, जहां पे बारिश होना वहां बहुत बारिश करा देगा, जहां बारिश नहीं होना वहां एकदम नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये सब जो वेदर फिनोमिनन है दैट गेट्स अफेक्टेड। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोटोकॉल साइन किया गया, क्योटो प्रोटोकॉल, इन ईयर 1997, जिसको कॉप 3 भी कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 3। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेटिंग नेशन ने प्लेज किया कि दे विल ब्रिंग डाउन atmospheric concentration of CO2 5% below the level of 1990 by between year 2008 and 2012, बट ये टारगेट अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको पढ़िए एक बार। पढ़ लिया सबने? पढ़ लिया सबने? नेक्स्ट हमारा था ओजोन डिप्लीशन। ना, ओजोन जो है ये पोल्यूटेंट भी है और बेनिफिशियल भी है। तो एटमॉस्फेयर की किस लेयर में प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है कि ये पॉल्यूटेंट होगा कि बेनिफिशियल होगा। अगर ये ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है इट इज ए पॉल्यूटेंट, और अगर ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है तो इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर नोन एज ओजोन लेयर। ठीक है ना, ओजोन का जो अमाउंट है इन एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डॉप्सन यूनिट इन a column of air from top to the bottom of earth, it is measured in terms of Dobson unit. अब ये ओजोन बनता कैसे है? इट इज ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ यूवी रेज, यूवीबी स्पेसिफिकली ऑन ऑक्सीजन। तो दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे, ठीक है, यूवी रेज आएंगे और ये रिएक्ट करके ओजोन बना देंगे, और यही यूवी रेज जो है ये इसको ब्रेक भी कर देता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये चलता रहता है। ठीक है, प्रॉब्लम तब होता है जब प्रोडक्शन और डिग्रेडेशन का बैलेंस गड़बड़ा जाए, व्हेन द रेट ऑफ डिग्रेडेशन becomes more than rate of production, and that results in ozone layer depletion, and that leads to the formation of ozone hole. ठीक है, इसके लिए जो मेन कल्प्रिट है दैट इज CFC, दैट इज क्लोरो फ्लोरोकार्बन। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन में अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो जो क्लोरीन प्रेजेंट है ना दैट इज मोस्ट हार्मफुल। ये जब स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचता है तो ये क्या करता है, ओजोन के साथ रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स ClO प्लस O2। अब ये ClO फिर से डिसोसिएट होकर Cl प्लस O बना देगा, एंड अगेन दिस Cl विल कंबाइन विथ ओजोन मॉलिक्यूल, फिर सेम चीज होगा। ठीक है, ओके, और फिर ये ब्रेक करेगा, फिर ये Cl और O में कन्वर्ट होगा, और फिर ये Cl किसी ओजोन मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा। That means once a chlorine molecule reaches stratosphere, it can degrade thousands of ozone molecule because it merely acts as a catalyst. It is not consumed during this reaction, and that resulted in formation of ozone hole. अब ये जो ओजोन होल है, ठीक है, बन गया, तो यूवी जो है, यूवी बी स्पेसिफिकली, यूवी ए तो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है ओजोन लेयर पे, यूवी बी जो है वो अर्थ के सरफेस पर आता है। इट इज प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब बाय ओके प्रोटीन, स्पेसिफिकली डीएनए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और हाई एनर्जी होने के कारण क्या होता है, इट कॉज ब्रेकेज एंड दैट लीड्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूटेशन। देन इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर स्नो ब्लाइंडनेस, इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किन कैंसर। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए ओडीएस कहते हैं, सो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो सीएफसी वगैरह हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में साइन किया गया, एंड दैट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिकम इफेक्टिव इन 1989। ये क्वेश्चन भी आया हुआ, मैं फिर से बोल रहा हूँ
इसमें जितने भी एक्ट हैं ईयर वाइज़ आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है हर साल, ठीक है? पढ़िए इसको एक बार। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ डि डिज़र्टिफ़िकेशन एंड सॉइल इरोजन एंड डिज़र्टिफ़िकेशन। तो जो फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल है, वो थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर में बनता है, बट इट कैन बी रिmoved वेरी ईज़िली इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लाइक ओवर कल्टीवेशन, ओवर ग्रेजिंग, ठीक है? इम्प्रॉपर इरिगेशन। अब क्या होता है कि अगर ऐसा होगा दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ barren patch of land. And in course of time, large number of such barren patches of land merge together to form desert. इंटरनेशनली ये रिकॉग्नाइज किया गया है कि जो क्या कहते हैं उसको डेजर्टिफी जो अर्बनाइजेशन है, जो हाई रेट ऑफ अर्बनाइजेशन है, इट इज मेजर कॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन। जितना अर्बन एरिया डेवलप हो रहा है दैट लीड्स टू डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। दूसरा उसके बाद एक टॉपिक आता है वाटर लॉगिंग इन सॉइल सैलिनिटी। अगर आप इरिगेट करते हो, किसी खेत में पानी लगाते हो एंड देयर इज नो प्रॉपर ड्रेनेज, वहां से पानी निकलने का रास्ता नहीं है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट ये होगा कि आपका पानी धीरे धीरे करके इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है। तो अगर पानी इकट्ठा होता जाएगा, जब वो पानी वहां इकट्ठा होगा तो जो सॉइल में सॉल्ट डिजॉल्व है, उस पानी में डिजॉल्व होकर ऊपर आ जाएगा। अब जैसे पानी इवापोरेट होगा, वो सॉइल क्या होगा, वो सॉरी वो सॉल्ट क्या होगा, सॉइल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, एंड दैट विल लीड टू इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी एंड दैट विल मेक दैट लैंड इनफर्टाइल। ये एक मेजर प्रॉब्लम है हरियाणा में, पंजाब में, वेस्टर्न यूपी में, इंडिया में। और ये माना जाता है ये तब सबसे ज्यादा शुरू हुआ जब से हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन को अपनाया। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था, देयर इज एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, along with that there is excessive irrigation and that resulted in increase in soil salinity। इसको पढ़ लीजिए एक बार। पढ़ लिया? सबने पढ़ लिया? ना, नेक्स्ट हमारा आता है डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन होता क्या है कि व्हेन फॉरेस्टेड एरिया इज कन्वर्टेड इनटू डिफॉरेस्टेड वन, माने आपने जंगल काट दिया, तो उसको हम लोग कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो ये जो डिफॉरेस्टेशन है, अगर आप देखें तो ट्रॉपिकल एरिया में 40% ऑफ फॉरेस्ट इज लॉस्ट लास्ट सेंचुरी में, और इन कंपैरिजन टू दैट इन टेम्परेट एरिया ओनली 1% ऑफ फॉरेस्ट इज लॉस्ट। मतलब ये डिफॉरेस्टेशन का प्रॉब्लम ज्यादा सीवियर है ट्रॉपिकल एरिया में, ठीक है ना। ये जो डिफॉरेस्टेशन है, अगर हम इंडियन के सिनेरियो में देखें तो 19th सेंचुरी में ये इंडिया का फॉरेस्ट कवर था 30%, और एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी इट वाज 19.4%, ठीक है। तो इतना मतलब हमने फॉरेस्ट लॉस कर दिया है। इंडिया में एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 में, ये भी याद रखिएगा, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। ये कहता है कि इंडिया में जो हिली एरिया है वहां पे 33% ऑफ फॉरेस्ट होना चाहिए, और जो क्या कहते हैं, हिली एरिया में 67% होना चाहिए, और जो प्लेन है वहां पे 33% होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? अब देखो, ये जो फॉरेस्ट है, इस डिफॉरेस्टेशन का क्या क्या कारण है? एक मेजर कारण डिफॉरेस्टेशन का है झूम कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है कि फॉरेस्ट को ट्राइबल लोग प्रैक्टिस करते हैं, इसमें क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा बैठ के बता रहा हूँ। फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, ठीक है, और उस एरिया को क्लीन क्लीन कर देते हैं, और क्लीन करने के बाद वहां पे वो कल्टीवेट करते हैं, तब तक कल्टीवेट करते हैं जब तक वहां पे सॉइल में फर्टिलिटी बना रहे। जब तक फर्टिलिटी बना रहता है तो वो उसमें कल्टीवेशन रखते हैं, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, फिर अगले राउंड में वो फिर वो कल्टीवेशन करते हैं, सेम प्रोसेस। पहले क्या था, पॉपुलेशन उतना ज्यादा नहीं था, तो फॉरेस्ट को एनफ टाइम मिल जाता था रीजनरेट करने के लिए। लेकिन कोर्स ऑफ टाइम पॉपुलेशन इतना बढ़ गया कि अब फॉरेस्ट को रिकवर करने का टाइम नहीं मिलता। तो एक मेजर कारण है डिफॉरेस्टेशन का। अगर मान लो कहीं पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है?
एक तो हमें पता है कि भाई हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन होगा, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। देन ग्लोबल CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो CO2 का सिंक है, तो वो कम होगा, तो वो प्रॉब्लम करेगा, CO2 कंज्यूम नहीं होगा, CO2 बढ़ेगा, दैट विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। देन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमारा डिस्टर्ब होगा, देन दैट विल लीड टू इरोजन ऑफ सॉइल, एक्सट्रीम केसेस में डेजर्टिफिकेशन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एक आता है टर्म रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन क्या है कि एक डिफॉरेस्टेड एरिया को फिर से फॉरेस्टेड करना। ये पहले जंगल था, जंगल कट गया, अब फिर से वहां पे जंगल बनाना, दैट इज नोन एज रिफॉरेस्टेशन, विच कैन अकर नेचुरली, ठीक है, और विद द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप रिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो इस चीज का अगर आपको पता है कि पहले किस टाइप का वहां पे प्लांट ग्रो कर रहा था, अगर उस टाइप के प्लांट वहां पे आप लगाएंगे, तो क्या होगा, आपका रिफॉरेस्टेशन का रेट फास्ट होगा, ठीक है, क्योंकि उनके लिए वो सॉइल सूटेबल है। इसमें एक केस स्टडी आता है अमृता देवी बिश्नोई का, ठीक है। बहुत पुरानी कहानी है। अमृता देवी बिश्नोई और अपने परिवार वाले और गांव वालों के साथ मिलकर पेड़ से चिपक गए। राजा बोला महल बनाना, लकड़ी लेके आओ। तो अमृता देवी बिश्नोई बोली कि नहीं, लकड़ी नहीं काटने देंगे आपको, पेड़ के साथ हमें भी काटना पड़ेगा। तो सब पेड़ से चिपक गए। तो राजा का आदेश था, तो पेड़ भी कट गए, वो भी कट गए। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अवार्ड इंस्टीट्यूट किया है, दैट इज अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड फॉर इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज फ्रॉम रूरल एरिया दैट हैव शोन एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज एंड डिटर्मिनेशन इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो ये अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड इसी चीज के लिए मिलता है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1980s में एक प्रोग्राम शुरू किया, ठीक है। एक इसमें एक और आता है, चिपको मूवमेंट आता है 1974 में। गढ़वाल हिमालय में चिपको मूवमेंट आया, जिसमें क्या था कि सेम वही अमृता देवी बिश्नोई का प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया, लोकल लोगों ने, जंगल बचाने के लिए, एंड दे वर एबल टू सेव द जंगल। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1980 में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट शुरू किया, JFM। JFM में क्या था कि इन्होंने कहा कि जो भी लोकल पॉपुलेशन वहां पे रह रहा है, ठीक है, उस लोकल पॉपुलेशन को कुछ बेनिफिट डिराइव करने देंगे, माइनर बेनिफिट जंगल से। इन रिटर्न दे विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दैट फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो उसके बाद दो और छोटे छोटे, जैसे एनसीईआरटी में है नहीं, सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है, जैसे कोई भी गांव है तो उसका ग्राम पंचायत होता है, तो ग्राम पंचायत का जमीन होता है, तो भाई उसमें आप प्लांट्स वगैरह को ग्रो कीजिए, ताकि आपके नियरेस्ट फॉरेस्ट पे डिपेंडेंस कम रहे। उस दूसरा होता है एग्रो फॉरेस्ट्री, जो खेत वगैरह होते हैं उनके मार्जिन जो होते हैं, उन पे प्लांट को ग्रो करना, ताकि आप जो भी वुड वगैरह का रिक्वायरमेंट आप वहां से फुलफिल कर रहे, ना कि आप जंगल जाएं। देखिए, पढ़िए इसको एक बार। ओके, तो हो गया चैप्टर खत्म, तो सिलेबस खत्म हो गया ना। सिलेबस खत्म हो गया। नो, अच्छा, याद है, मुझे लगा कि खत्म हो गया। HGP, क्या करोगे HGP पढ़ के। ठीक है, तो हमें बताया कि हम लोग एक दूसरे से डिफर करते हैं, ओबियसली अपने DNA अपने जीन के कारण। तो सन 90 की बात है, लोग खाली बैठे हुए थे, काम नहीं था लोगों के पास, तो लोगों ने सोचा चलो कुछ किया जाए। साइंटिस्ट लोगों ने बोला चलो ह्यूमन के जीनोम को सीक्वेंस कर देते हैं। तो 1990 में ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ। 13 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट था। ऐसे तो लास्ट क्रोमोसोम में 2006 में हुआ, क्रोमोसोम नंबर 1, बट इसको 13 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये जो प्रोजेक्ट था, इट इज मेगा प्रोजेक्ट। मेगा प्रोजेक्ट क्यों था ये? मेगा प्रोजेक्ट इसलिए था, पहला कारण, कॉस्ट बहुत ज्यादा था। 3 × 10⁹ बेसिस हैं, उनको सीक्वेंस करना है। पर बेस का कॉस्ट आता था $3। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? $9 बिलियन। और अभी के टर्म में अगर जोड़ोगे तो करीब करीब 70-72 हजार करोड़ रुपए, ठीक है। तो मेगा प्लस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा इसमें जनरेट हुआ, ठीक है।
इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा अगर आप इसको टाइप फॉर्म में स्टोर करें, ठीक है? तो आप ये सोचिए कि अगर मान लीजिए आप इसको एक बुक में स्टोर कर रहे हैं जिसमें 1000 पेजेज़ हैं और हर पेज में 1000 लेटर हैं, तो ऐसे आपको 3300 बुक्स चाहिए, एक आदमी के डाटा को स्टोर करने के लिए। प्लस इतना डाटा जो आपका जनरेट हुआ, उसकी डाटा एनालिसिस के लिए, स्टोरेज के लिए, रिट्राइवल के लिए आपको स्पेसिफिक कंप्यूटेशनल डिवाइसेस चाहिए। तो स्पेसिफिक सुपर कंप्यूटर्स वगैरह इसमें यूज़ हुए, ठीक है? And that also resulted in development of a new area of biology that is referred as bioinformatics. ठीक है? Thread on Human Genome Project. It is a mega project. It is a mega project launched in year 1990. It is a mega project launched in year 1990. It is 13-year long project. It is 13-year long project. Next one. It is known as mega project because of following regions. It is known as mega project because of following regions. First, human genome approximately have, firstly, human genome approximately have 3 into 10 raised to power 9 bases. और बेस पेयर लिख लो, बेस पेयर। Cost of sequencing of one base is, cost of sequencing of one base is $3. Cost of sequencing of one base is $3. So the total cost of project is, so the total cost of project is $9 billion. $9 billion. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट, enormous amount of data is generated during this project. Enormous amount of data is generated during this project. Enormous amount of data is generated during this project. If it is stored in type form, if it is stored in type form, then it requires 3,300 books. Then it requires 3,300 books where each book contains 1,000 page, where each book contains 1,000 page, and each page contains 1,000 letters. Each book contains 1,000 page and each page contains 1,000 letters. In order to store, analyze, in order to store, analyze and retrieve, in order to store, analyze and retrieve, R-E-T-R-I-V-E, retrieve, such large amount of data, such large amount of data,
High speed computational devices were required. High speed computational devices are required. Retrieve, retrieve, retrieve data. High end computational devices are required. यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए. This project is closely associated with. This project is closely associated with rapid development of a new branch of biology. This project is closely associated with rapid development of new branch of biology, that is bioinformatics. Bioinformatics. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. पहला लिखिए identify approximately 20 to 30,000 genes, 20 to 30,000 genes present in human genome, 20 to 25,000, sorry, 20 to 25,000 genes present in human genome. Second, to determine the sequence of 3 billion bases, to determine the sequence of 3 billion bases present in human genome. Next, store the information in database. Store the information in database. To transfer related technology to other sectors, to transfer related technology to other sectors, like industries. Next, to address ethical, legal, and social issues arising out of this project, to address ethical, legal, and social issues arising out of this project. This project was coordinated by US Department of Energy and National Institute of Health. In initial phase, Wellcome Trust of UK become important partner
In initial phase, welcome trust of UK become important partner. Apart from this, contribution also come from Japan, Germany, France, चाइना, इंडिया में भी हुआ था, इंडिया एंड अदर्स। इधर दोस्त काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट पे, इसलिए मुझे पता है। एंड अदर्स। नेक्स्ट वन लिखिए, अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन जीनोम ऑफ non-human organism is also sequenced. Genome of non-human organism is also sequenced. In order to understand their natural capabilities, which can be utilized in solving challenges of healthcare, agriculture, energy production, environmental remediation, like bacteria, yeast, Caenorhabditis elegans, a non-pathogenic nematode. Plants such as Arabidopsis, then rice, then Drosophila, etc. ठीक है, ड्रोसोफिला एक्सेट्रा। क्लियर है? लिख लिया सबने? Okay. Now, write down heading methodology used in Human Genome Project.